अन्य राक्षस। हेलो दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 2 मूवी को रिलीज हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इसकी कहानी समझ में नहीं आई। इसलिए मैं आज इसको अपनी भाषा में एक्सप्लेन करूंगा ताकि लोगों को सरलता से समझ आ सके। तो आइए देखते हैं केजीएफ चैप्टर 2। इस फिल्म की शुरुआत में 2018 यानी कि प्रेजेंट डे का टाइम दिखाया जाता है। आनंद एंगल जी, जिन्होंने केजीएफ के बारे में एल डोरेडो नाम की एक बुक लिखी थी और उसकी कहानी एक न्यूज़ चैनल वालों को सुनाई थी, अचानक उन्हें ब्रेन हेमरेज हो जाता है और वो मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं। फिर वो न्यूज़ चैनल वाले उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात आनंद जी के बेटे विजेंद्र एंगल से होती है, जिन्हें वो बताते हैं कि उनके पिता ने एल डोरेडो की सिर्फ हमें आधी कहानी सुनाई थी, और क्योंकि गवर्नमेंट ने उस बुक के सभी कॉपियों को जला दिया था और उन न्यूज़ चैनल वालों के पास भी जो किताब थी वो भी आधी जली हुई थी, इसीलिए अब उनके लिए बाकी की कहानी जानना नामुमकिन सा हो गया था। इसी वजह से विजेंद्र एंगल उन्हें एल डोरेडो की बची हुई कहानी सुनाने का फैसला करता है, क्योंकि उसके पिता ने उस किताब के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी और वो नहीं चाहता था कि वो कहानी अधूरी रह जाए। पर विजेंद्र को भी वो कहानी पूरी तरह से याद नहीं थी, इसलिए वह न्यूज़ चैनल वालों को अपने पिता की लाइब्रेरी में लेकर जाता है और वहां तलाश करने पर उन्हें उस बुक के दूसरे चैप्टर की एक रफ कॉपी मिल जाती है, जिसकी कहानी विजेंद्र उन्हें सुनाना शुरू करता है। केजीएफ में जब रॉकी ने गरुड़ा को मारा था, तब वहां के 20,000 लोग रॉकी के साथ मिल गए थे, क्योंकि वे पहले ही उन सबका मसीहा बन चुका था। इसीलिए उन्होंने वहां की सभी गार्ड्स को मार दिया था और रॉकी को अपना सुल्तान बना दिया था। दूसरी तरफ केजीएफ के पार्टनर को सिर्फ यही बात पता चली थी कि गरुड़ा मर चुका है, और उन्हें लग रहा था कि अब गरुड़ा का छोटा भाई विराट वहां का नया राजा बनेगा। इसलिए अगले दिन एंड्रयूज, राजेंद्र, गुरुत पांडे और कमल, ये सब पार्टनर विराट के राज्याभिषेक देखने के लिए केजीएफ पहुंचे। पर रॉकी ने गरुड़ा को मारने से पहले ही विराट को भी मार दिया था, ताकि वो उसके खिलाफ आवाज़ न उठा सके। इधर सभी पार्टनर रॉकी को केजीएफ का बॉस बना देख बहुत हैरान और परेशान थे। ऊपर से रॉकी ने राजेंद्र देसाई की बेटी रीना को भी जबरदस्ती वहां बुलवा लिया था, क्योंकि वो उससे प्यार करता था, पर रीना इससे खुश नहीं थी। ये सब देखकर कमल को बहुत गुस्सा आता है और वो रॉकी को विरोध करता है, इसीलिए रॉकी उसे भी मार डालता है। उधर केजीएफ में काम करने वाले सभी लोग रॉकी के बॉस बनने से बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वो उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान और दवाइयाँ सब कुछ समय पर दे रहा था। और अब रॉकी ने पुराने गार्ड्स की जगह वहाँ के कई सारे वर्कर को हथियार देकर उन्हें नए गार्ड्स बना दिया था, पर उनमें से किसी को भी बंदूक चलाना नहीं आता था। इसीलिए रॉकी ने गरुड़ा का जो पुराना कमांडर वानरम था उसको अभी तक जिंदा रखा था, ताकि वो उसकी मदद से नए गार्ड्स को ट्रेन कर सके। वानरम पहले तो रॉकी के खिलाफ था, बाद में वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और वो फिर से कमांडर बनने के लिए भी तैयार हो जाता है। फिर वो सभी वर्कर को बंदूक चलाना सिखाता है और वहाँ की सिक्योरिटी की अच्छी तरह से देखभाल करता है। इसके बाद रॉकी सभी पार्टनर को जमा करके उन्हें बताता है कि केजीएफ में सिर्फ एक ही गोल्ड माइन नहीं है, बल्कि वहाँ पर और भी 8 गोल्ड माइन है। मतलब टोटल गोल्ड माइन जो है वो 9 है, जिन्हें सूर्यवर्धन और गरुड़ा ने अब तक बंद रखा था, क्योंकि वो एक एक करके सभी माइन से सोना निकालना चाहते थे और उस काम को सालों तक जारी रखना चाहते थे। लेकिन रॉकी ने सिर्फ 2 साल में ही उन माइन से सारा सोना निकालने का फैसला कर लिया। इसीलिए वो सभी वर्कर्स के साथ खुद भी दिन रात मेहनत करने लगा और अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा बड़ा बना देता है। दूसरी तरफ सूर्यवर्धन का छोटा भाई अधीरा, जो कि अब तक मरने का नाटक कर रहा था और वो गरुड़ा के हटने के इंतजार में था, अब उसे बाहर आने का सही मौका मिल जाता है। उसे ये पता चल जाता है कि केजीएफ में कोई बाहर का आदमी आकर राज कर रहा है, और ये बात उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसीलिए वो एक रात के लिए केजीएफ के बॉर्डर पर अपनी फौज के साथ घुस जाता है और वहाँ के कई सारे घाट को मार डालता है।
इसी दौरान एंड्रयूज रॉकी को केजीएफ से बाहर निकालने का प्लान बनाता है। इस काम के लिए वो राजेंद्र देसाई को मार डालता है ताकि ये वह खबर सुनकर रीना जो है वहाँ से बाहर निकले और उसके पीछे पीछे भी रॉकी भी केजीएफ से बाहर आ जाए। फिर जैसे ही रीना को अपने पिता के बारे में पता चलता है तो वो बहुत डर जाती है और वो एक कार लेकर केजीएफ से बाहर निकल जाती है, पर रास्ते में उसे कुछ गुंडे उठा लेते हैं। उधर जब रॉकी को रीना के बारे में पता चलता है तो वो भी केजीएफ के बाहर आ जाता है और वो उन गुंडों का पीछा करता है। वो गुंडे असल में अधीरा के आदमी थे जो कि रॉकी को अधीरा के इलाके में ले जाकर मारना चाह रहे थे और ये पूरा प्लान एंड्रयूस का था। उसी ने अधीरा को केजीएफ में घुसने में मदद की थी। फिर रॉकी उन सभी गुंडों को मार के रीना तक पहुंच जाता है, लेकिन अब वो अधीरा के इलाके में आ चुका था और तब तक अधीरा उसे गोली मार देता है जिससे रॉकी बहुत घायल हो जाता है। पर अधीरा उसे जान से नहीं मारता क्योंकि वो रॉकी को अपनी पावर दिखाना चाह रहा था और केजीएफ के सभी लोगों को अपना खौफ में डालना चाह रहा था ताकि वो वहाँ का बॉस बन सके। और इसलिए वो रॉकी को वहाँ छोड़ देता है और वो अपनी फौज के साथ केजीएफ के बाहर डेरा डाल लेता है और वो किसी को भी केजीएफ के अंदर या बाहर नहीं जाने देता, जिससे उनका बिजनेस रुक जाता है। इसी दौरान मुंबई में रॉकी का पुराना बॉस शेट्टी अपनी पावर बढ़ाने के लिए दुबई के डॉन इनायत खलील से हाथ मिला लेता है और वो रॉकी के सभी साथियों को मार के पूरे पश्चिम तट पर कब्जा कर लेता है। इसी दौरान पार्लियामेंट के कई मेंबर्स गुरु पांडे की सरकार गिराने की कोशिश करते हैं। गुरु पांड्यन जो कि कई साल से प्राइम मिनिस्टर था, उसकी वजह से ही अब तक केजीएफ पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया था, लेकिन अब चारों तरफ से केजीएफ पर हमला हो रहा था और रॉकी की तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी। फिर जब रॉकी की तबीयत थोड़ी सुधरती है तो वो अपना दिमाग शांत करने और एक ख़ास काम को अंजाम देने के लिए रीना के साथ हेलीकॉप्टर से केजीएफ के गेट से बाहर निकलता है और वो दोनों दुबई चले जाते हैं। वहाँ पर रॉकी इनायत खलील से मिलता है और उससे बिजनेस डील की बात करता है। पहले तो इनायत खलील इसके लिए राज़ी नहीं होता क्योंकि उसने शेट्टी से हाथ मिला लिया था, लेकिन रॉकी ने दुबई जाने से पहले ही अपने खुफिया आदमियों से शेट्टी को बर्बाद करने की तैयारी कर ली थी और उसके दुबई पहुंचने तक शेट्टी की पूरी गैंग ख़त्म हो जाती है। फिर जब इनायत खलील को ये खबर मिलती है कि रॉकी ने फिर से पश्चिम तट को अपने कब्जे में ले लिया है, तब वो मजबूरी में रॉकी से डील करता है। इसके अलावा रॉकी इनायत खलील से बहुत सारी AK-47 गन खरीद लेता है क्योंकि अब तक उनके पास सिर्फ पुरानी गन ही थी। फिर रॉकी वापस इंडिया लौट जाता है और अब वो अपनी नई गन्स की मदद से केजीएफ के बाहर बैठे अधीरा के सभी आदमियों को मार डालता है। इससे अधीरा भी घायल हो जाता है, पर रॉकी उसे जान से नहीं मारता क्योंकि अधीरा ने भी उसे एक बार जान जीने का मौका दिया था, इसलिए वो भी उसे जीने का मौका दे करके वार्निंग दे के छोड़ देता है। फिर रॉकी मुंबई जाकर अपने हाथों से शेट्टी को मारता है और पार्लियामेंट के सभी मेंबर को धमकाकर गुरु पांड्यन की सरकार को गिरने से फिर से बचा लेता है। इस सब के बीच रीना भी अब रॉकी को पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो अब उससे शादी कर लेती है और वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। फिर 1978 से लेकर 1981 तक सिर्फ 3 साल में ही रॉकी ने केजीएफ का पूरा नक्शा बदल देता है। उसने वहाँ की आधी जगह को एक मॉडर्न इंडस्ट्री और बाकी जगह को एक खूबसूरत शहर बना दिया था और अब तक उसने वहाँ से लगभग सारा सोना निकाल लिया था। लेकिन फिर उसी साल गुरु पांड्यन की सरकार गिर जाती है और उसकी जगह एक नई PM आती है जिसका नाम था रमिका सिंह, एक ऐसी औरत जिसे जुर्म और गैरकानूनी काम से सख्त नफरत थी। रमिका सिंह की PM बनने से CBI के एक ऑफिसर राघवन को बहुत खुशी होती है क्योंकि वह कई साल से केजीएफ की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, पर आज तक वो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाया था। लेकिन अब वो उसे अपने काम को आगे बढ़ाने का सही मौका मिल गया था, इसीलिए वो रमिका सिंह से जाकर मिलता है और उन्हें केजीएफ की इलीगल माइनिंग और रॉकी के बिजनेस के बारे में बताता है
और ये सब जानने के बाद रमिका सिंह राघवन को पूरे देश में रॉकी के कारखानों पर छापा मारने के लिए बोलती है। लेकिन रॉकी की खबरें देश में हर जगह फैले होते हैं, इसलिए सीबीआई को छापा मारने पर कोई भी माल नहीं मिलता है। पर बेंगलोर में एक जगह उन्हें एक सोने का बिस्किट मिल जाता है। वैसे तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब रॉकी को इस बारे में पता चलता है तो वो उस गोल्ड बिस्किट को लेने के लिए बेंगलोर के एक पुलिस स्टेशन में जाता है। और वहाँ से बिस्किट लेने के बाद वो उस पुलिस स्टेशन को मशीन गन से उड़ा देता है। इसके बावजूद भी कोई भी डर के मारे रॉकी के खिलाफ कंप्लेन नहीं करता। इसी दौरान आनंद इंगल के नाम का न्यूज़ रिपोर्टर, जिसने आगे जाकर एल डोराडो बुक लिखी थी, वो रॉकी के बारे में जानने के लिए केजीएफ में घुस जाता है। पर वहाँ के गार्ड्स उसे पकड़कर रॉकी के सामने पेश कर देते हैं। लेकिन रॉकी उसे मारने के बजाय उसकी ईमानदारी और हिम्मत से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी बायोग्राफी लिखवाने के लिए आनंद इंगल जी को केजीएफ में रख लेता है। और केजीएफ में रहते रहते आनंद को ये समझ में आता है कि एक क्रिमिनल होने के बावजूद भी रॉकी बहुत अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ राघवन को रॉकी के बिजनेस के और उसके ब्लैक मनी के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं, इसलिए रमिका सेन अब उसे अरेस्ट करने की तैयारी करती है। लेकिन जब रॉकी को इसकी खबर मिलती है तो वो खुद ही पीएम के ऑफिस पहुंच जाता है और अपने खिलाफ सारे सबूत उन्हें दे देता है। इसके बावजूद भी वो उसे अरेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि रॉकी ने अपने ब्लैक मनी को इस तरह से मैनेज किया था कि उससे पीएम के पार्टी मेंबर को भी पैसा जाता था। इसलिए रॉकी को अरेस्ट होने का कोई डर नहीं था। लेकिन इससे रमिका सेन और भड़क जाती है और वो किसी भी तरह रॉकी को हराने की कसम खा लेती है। इसके बाद रॉकी अपने सबसे बड़े फैन प्लान को अंजाम देता है। वो तेज़ी से केजीएफ से निकला सोना बंद कर देता है और लगातार माइनिंग करके सारा सोना खुद ही जमा करता है। इससे पूरे ब्लैक मार्केट में हलचल मच जाती है और सब लोग रॉकी के खिलाफ होने लगते हैं। पर वो ये पीएम के डर से नहीं कर रहा था, इसकी कोई और ही वजह थी। जब उसके करीबी लोग उससे इस बारे में पूछते हैं तब रॉकी सबको बताता है कि उसका पिता एक शराबी आदमी था जिसने उसकी माँ का कभी ख्याल नहीं रखा था। इसी वजह से उसकी माँ उस आदमी से अलग हो गई और उसने अपनी ज़िंदगी बहुत मेहनत करते हुए काफ़ी गरीबी में बिताई और कम उम्र में इतनी तकलीफ झेलने की वजह से उसकी माँ बीमारी से मर गई। पर मरने से पहले उसने रॉकी से ये वादा किया कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा और गरीबों की मदद करेगा। इसीलिए रॉकी ये काम कर रहा था। और क्योंकि उसके पिता ने जीते जी उसके माँ का ख्याल नहीं रखा था, इसीलिए अब रॉकी ने कर्नाटका से अपनी माँ की कब्र और अपने पिता को केजीएफ बुलवा लिया और उसने अपने पिता को उस कब्र की देखभाल के काम पर लगा दिया। दूसरी तरफ अधीरा अपनी हार से अब तक बहुत गुस्सा था और वो काफ़ी समय से केजीएफ में घुसने और रॉकी को मारने का तैयारी कर रहा था। तभी एक दिन एंड्रयूज उससे मिलता है और वो अधीरा को केजीएफ में घुसने का एक खुफिया रास्ता बताता है। वो रास्ता ज़मीन से होकर केजीएफ की एक पुरानी माइन तक जाता था, इसीलिए अधीरा वहाँ गड्ढा खोदकर अपनी फ़ौज के साथ वहाँ जाना शुरू करता है। इसके अलावा इनायत खलील भी रॉकी से बहुत नाराज़ था, इसलिए वो उसे मारने के लिए अपने कई आदमी अधीरा के पास भेज देता है और वो सब मिलकर केजीएफ की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर रॉकी इंडस्ट्री की बीच में अपने काम में बिजी था। तभी अचानक रीना वहाँ आती है और वो उसे अपनी प्रेगनेंसी की खबर देती है। लेकिन उसी वक्त अधीरा अपने आदमियों के साथ केजीएफ में पहुँच जाता है और एंड्रयूज भी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और वो सब लोग वहाँ के गार्ड्स पर हमला करने लगते हैं। फिर अधीरा एक बंदूक से रीना को गोली मार देता है, जिससे वो तुरंत मर जाती है और फिर वो रॉकी के साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है। पहले तो अधीरा तो उसे बहुत मारता है, लेकिन बाद में रॉकी को रीना की याद आती है और तब वो अधीरा पर बुरी तरह से टूट पड़ता है और आखिर में वो उसका गला दबाकर उसे मार डालता है। उधर केजीएफ के गार्ड्स ने भी
अधीरा के सभी साथियों को मार दिया था। पर रॉकी अब तक इस बात से परेशान था कि वो सब लोग केजीएफ के अंदर कैसे घुसे। और जब उसे यह पता चलता है कि वो लोग एक पुरानी माइन से अंदर आए थे, तब रॉकी समझ जाता है कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है, और वो इस इंसान को मारने के लिए दिल्ली रवाना हो जाता है। क्योंकि इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड गुरु पांड्यन था। जब सूर्यवर्धन ने गरुड़ा को अपना वारिस बनाया था, तभी से गुरु पांड्यन ने केजीएफ को हथियाने के लिए सोच लिया था। उसी ने पहले गरुड़ा और अधीरा के बीच में दुश्मनी पैदा की, फिर उसी ने अधीरा को गरुड़ा से बचाकर उसे अपने साथ मिला लिया था। बाद में उसी ने रॉकी का पता लगाया और गरुड़ा को मारने का प्लान बनाया। और जब रॉकी केजीएफ का बॉस बन गया, तब उसने एंड्रूज के जरिए अधीरा को केजीएफ के अंदर घुसने में मदद की। फिर उसने अनायत खलील और शेट्टी की दोस्ती करवाई, और आखिर में खुद उसने अपनी सरकार गिराई और रमिका सेन को रॉकी के पीछे लगा दिया। इसीलिए अब रॉकी गुरु पांड्यन को मारने दिल्ली गया था, और वहां पहुंचकर उसने पार्लियामेंट में सबके सामने गुरु पांड्यन को मार डाला। और ये देखकर पीएम रमिका सेन वह बहुत दंग रह जाती है। वो पहले सिर्फ रॉकी को पकड़ना चाहती थी, लेकिन अब इस कांड के बाद उसने रॉकी को जान से मारने का फैसला कर लिया और उसके नाम का डेथ वारंट निकाल दिया। इसके अलावा उसने पूरे केजीएफ को भी तबाह करने का ऑर्डर दे दिया। दूसरी तरफ रॉकी ये जानता था कि एक न एक दिन ऐसी कोई नौबत जरूर आएगी, इसीलिए उसने पहले से ही अपने यहाँ काम करने वाले 20,000 लोगों के लिए एक नया शहर बनाकर तैयार रखा था। फिर जब इंडियन आर्मी केजीएफ में आती है, तब वहाँ रहने वाले लोग वहाँ से निकलकर उस नए शहर में जाना शुरू करते हैं। फिर जब आर्मी वाले केजीएफ में आते हैं, तो वहाँ पर उन्हें ना तो रॉकी मिलता है और ना कोई सोना, क्योंकि आर्मी वालों के वहाँ आने से पहले ही रॉकी अपना सारा सोना एक बड़े से शिप में रखकर इंडियन ओशन में चला गया था, क्योंकि वो अपना सोना सरकार को नहीं देना चाहता था। उसने थोड़ा सोना अपने कंपनी के लोगों को दे दिया था और बाकी का सारा सोना वो समुद्र में डुबो देना चाहता था, ताकि वो गलत हाथों में न पड़े। इसीलिए वो इंडियन ओशन के बीच में पहुंचकर और नेवी फोर्स को अपने ऊपर फायर करने के लिए उकसाता है। उधर सभी लोग केजीएफ से बाहर निकल चुके थे, इसीलिए रमिका सिंह केजीएफ और रॉकी के शिप पर बम गिराने का ऑर्डर दे देती है। फिर एक तरफ केजीएफ तबाह होता है और दूसरी तरफ रॉकी का शिप, जिससे रॉकी और उसका सारा सोना समुद्र में डूब जाता है, और वह समुद्र में इतने गहरे तक चला जाता है कि उसमें डूबा सोना कभी किसी को नहीं मिल पाया। फिर रॉकी की मौत के कुछ समय बाद न्यूज़ रिपोर्टर आनंद इंगल रॉकी की पूरी जिंदगी पर एक किताब लिखने का फैसला करता है। पर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर में सबको ऑर्डर दे रखा था कि इतिहास में कहीं भी रॉकी का नाम निशान नहीं होना चाहिए, इसीलिए बाद में जब आनंद इंगल ने की बुक पब्लिश होती है तो गवर्नमेंट उसे जला देती है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखता है कि रॉकी के मरने के 3 महीने पहले यूएस का एक सीआईए ऑफिसर रमिका सेन से मिलने आया था, जिसने उन्हें एक फाइल देकर बताया था कि रॉकी ने 1978 से लेकर 1981 तक यूएस और दूसरी 16 देशों में बहुत क्राइम्स किए हैं। और फिर रॉकी के मरने के बाद रमिका सेन उस सीआईए ऑफिसर की फाइल पढ़ना शुरू करती है, जिसमें रॉकी के दूसरे देश में किए गए क्राइम के बारे में लिखा हुआ था। फिर हमें 2018 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर वो न्यूज़ चैनल वाले विजेंद्र एंगल से केजीएफ की कहानी सुन रहे थे। उस कहानी के पूरा होने के बाद जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, तब आनंद एंगल की लाइब्रेरी में उस न्यूज़ चैनल के पियोन को केजीएफ चैप्टर के तीसरी कॉपी मिल जाती है। मतलब रॉकी की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, और इस मूवी का तीसरा पार्ट भी बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि रॉकी ने 1978 से लेकर 1981 तक दूसरी कंट्रीज में क्या क्राइम किया है। या फिर ये भी हो सकता है कि रॉकी उस समंदर में डूबकर मरा नहीं हो और वो किसी तरह से बच निकला हो, और चैप्टर 3 में हमें उसके आगे की कहानी दिखाई जाएगी।
तो दोस्तों ये थी केजीएफ की कहानी, और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।